हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित अग्रवाल, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। और आज मेरे साथ हैं विकास चौधरी सर, रिनोन्ड फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। आज हम आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं गुड हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। अब इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? जो बच्चे सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं उनके हैबिट्स अगर आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलने में बेनिफिट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हैबिट। मेरे ख्याल से विकास सर, पहली हैबिट है मेरे ख्याल से, दे आर प्रोएक्टिव। डेफिनेटली सर, प्रोएक्टिविटी किसी भी बैटल फील्ड में एक तरह से सबसे मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ टूल होता है। तो प्रोएक्टिविटी के रिगार्डिंग अगर हम एकेडमिक्स की बात करें या किसी भी स्टूडेंट के कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात करें तो शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टूल हो सकता है। तो इसमें क्या क्या किसी भी बच्चे को प्रोएक्टिविटी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सर, ये बच्चे अपनी जो प्लानिंग है, स्टडी की प्लानिंग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे को सक्सेस प्राप्त करनी है तो वो अब स्ट्रेंथ के साथ साथ जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आइडेंटिफाई करना कि उनकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ। तो जो प्रोएक्टिव बच्चे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे आर वेरी ओपन टू द फीडबैक। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई फीडबैक देता है तो उसको इजीली सुनते हैं और उस पे यस वो वर्क करें या नहीं करें, बट यस वो फीडबैक दूसरे का जरूर सुनते हैं। सो फर्स्ट हैबिट इज दे आर प्रोएक्टिव। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट हो सकता है कि जब हम कोई भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जैसे हम आईआईटी के हैं या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हम अपने एकेडमिक सिलेबस को किस तरीके से प्लान करें। तो सिंपल है कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जा रहे हैं तो हमें सीक्वेंस में ही जाना चाहिए। मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है सर कि वो क्या करते हैं, जैसे पहले 3 चैप्टर उन्होंने एक बुक से क्रिएट कर लिया, उसके बाद 2 चैप्टर के लिए उन्होंने नया बुक ले लिया, और आजकल ऑनलाइन भी इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या अपना सिलेबस तो अच्छे से किया, मेहनत भी किया, लेकिन ओवरऑल लास्ट में जाके उनको इतने ज्यादा सोर्सेज उन्होंने यूज कर लिए कि रिवीजन करने के लिए कई बार तो ये आइडिया भी नहीं मिल पाता कि मैंने कौन सा पार्ट कहाँ से किया हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी हम किसी एक बुक को अगर 2 बार करें तो ये शायद हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल है 3-4 बुक को एक बार करने से। मैं आप कहना चाह रहे हैं कि उनके जो सोर्सेज हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कुछ टॉपिक कहीं से कर लेंगे, मतलब एक हैफेजाइड वे में हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट हैबिट की, वो है दे सेट प्रायोरिटी ऑर्डर। उन्हें पता है कि क्या काम इम्पोर्टेंट है, वो अपनी इम्पोर्टेंस लिस्ट को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। दे डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट वर्क ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। सर, आप कुछ कहेंगे? सर, प्रायोरिटीज वैल्यूबल सा एस्पेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि स्टूडेंट के अगर अपन एक वर्किंग शेड्यूल देखें या फिर उसका जो एज देखें तो दैट मीन्स कि उसमें मल्टीपल एनर्जी है, उसके करने के लिए बहुत सारे एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स वर्क हो गए। तो अगर वो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अपने आप को पहचान पाए, दैट मीन्स सबसे पहले तो उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, और जितने अच्छे से वो कैलकुलेट करेगा, दैट मीन्स कि जैसे मुझे मेरा वीकनेस पता है तो शायद मैं उस पर जब भी सबसे अच्छा वर्क कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग कि उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो और प्रायोरिटीज मालूम हो कि दैट मीन्स कि हमें अगर अपना एनर्जी देना है तो सबसे ज्यादा हमें किन कामों पे एम्फेसिस करना है। सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, अपनी हैबिट वाइज भी हो सकता है। दैट मीन्स कि हमें कलेक्टिवली वो सारी चीजें प्रायोरिटाइज करना है जिनसे एक आउटपुट हमें रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन हो जाता है कि हमें एकेडमिक नॉन एकेडमिक को प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना, और इसमें टाइम टेबल भी हो सकता है, इसमें आपके स्टडी आवर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने तो सर ऐसा भी ऑब्जर्व किया है, कुछ बच्चे एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। वो हर दिन अपना एक MIT डिसाइड करते हैं और विदाउट फेल उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट गुड हैबिट की अगर हम बात करें तो दे आर सेल्फ सेंटर्ड। हम ये नहीं बोल रहे हैं, देखिए यहाँ ये समझना जरूरी है, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, हम सेल्फिश होने को नहीं बोल रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड। अपने ऊपर फोकस रखे जो बच्चा, अपना अच्छा करने की सोचे। वो क्या करते हैं, वो ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं। उनके साथ फ्रेंडशिप करने में उनका क्या फायदा है कि वो उनको कुछ पढ़ाएंगे तो साथ में उन्हें उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, एक्चुअली जो एनवायरनमेंट है दैट मीन्स हम अपने स्टडी पे, एकेडमिक्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने जो घर के काम है या जहाँ पे भी अपना एफिशिएंट वर्क हमें करना है
तो इन सबसे ज्यादा जो कई बार इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर जाता है वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट भी हमें इस तरह का सेलेक्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करता हो। तो एनवायरनमेंट में जैसे आपने बोला कि हम उन बच्चों के बीच में रहें जो एकेडमिकली हमें इम्प्रूव करते हो, और सेल्फिश और एक सेल्फ सेंटर्ड, दो ये डिफरेंट वर्ड हो जाते हैं। तो हमें सेल्फिश नहीं होना है। दैट मीन्स कि अगर मैं किसी बच्चे से कुछ पूछ रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उससे गेन ही करना चाहूँ, बिल्कुल हमें उसको पैरेलल देना भी है, क्योंकि जितना हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे उससे कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे का फायदा ज्यादा है मेरा कम है। जितना ज्यादा कलेक्टिवली शायद ये डिस्कशन होगा पॉजिटिव, उतना ही दोनों के ही रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो सेल्फ सेंटर्ड हमें होना है, लेकिन सेल्फिश नहीं होना है। बिल्कुल। देखिए, मैंने तो ऐसा भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई टॉपिक किसी को अच्छे से समझना है तो उसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप किसी दूसरे को पढ़ा दो। बिल्कुल, ये सर हम अपने एंट्रेंस में भी करते थे ये काम। ओके। कि अगर दो आपस में मिलके स्टूडेंट एक दूसरे को जो पढ़ा रहे हैं ना, तो कई बार वो आपके टीचर से भी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर जाता है, क्योंकि हम शायद अपनी जो वीकनेसेस हैं वो उतना फ्रीली उनके साथ शेयर कर पाते हैं जितनी शायद एक क्लासरूम में हम शेयर नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा अच्छा वे है, लेकिन इसके लिए उन बच्चों के साथ अपने आप को रखें जो आपको अपने एकेडमिक्स में, दैट मीन्स कि या तो हमारे जैसे हो जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच होता हो, और अल्टीमेटली हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, चाहे तो वो इंस्टीट्यूट में या उससे बाहर भी, जो हमें एक बूस्ट दे और हमें हमेशा एनर्जाइज रखे। बिल्कुल। चलिए, तो हम नेक्स्ट हैबिट की बात करें, वो है दे बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। दूसरों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, बच्चों को टीचर जो समझाना चाह रहा है, जो टीचर उन्हें मोटिवेट कर रहा है, तो वो उस टीचर की बात को समझे। दे आर ओपन टू फीडबैक। ऐसा नहीं हो कि बस मैं अपने में रिस्ट्रिक्ट रह जाएं कि यस मैं ही सब कुछ हूँ, जो मुझे सब आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टीचर की, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल सर, एक तो अगर हम एब्सोल्युटली खुद में ही रहेंगे, बिल्कुल। तो अगर बाहर से कोई भी अच्छी एनर्जी को हम एक्सचेंज करेंगे तो ये हमेशा बेटरमेंट ही होता है। और एब्सोल्यूट रहना हर मायने में कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉब्लमेटिक ही है, क्योंकि अगर हम आगे अपने कैरियर में भी जाएंगे, भाई अभी तो एंट्रेंस की तैयारी की बात चल रहा है, फिर आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में अगर एब्सोल्यूट रहोगे तो वो आपके ऑल एंड ऑल तरह से डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बनेगा। और आगे अगर हम जॉब में भी जा रहे हैं तो जितना हम चीजें शेयर कर रहे हैं उतना ही हम लोगों से सीख भी रहे हैं। बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट यहीं से अगर हम नहीं रहने की आदत डालें और हम अच्छी चीजें शेयर करें, एक्सचेंज करें, तो ये आगे तक के लिए एक अच्छा हैबिट हो सकता है। ये आपके कैरियर तक को इवन अफेक्ट करेगा। दे लाइक मेरा ये कहना है कि दे नेवर ट्राई टू बीइंग अंडरस्टूड, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। वो अपनी बात को समझाने से ज्यादा दूसरों की बात को समझने में ज्यादा बिलीव करते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। दे सिनर्जाइज विद द एफर्ट्स ऑफ देयर वेल विशर्स। उन्हें पता है कौन उनके वेल विशर हैं, लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड्स, तो उनके साथ अपनी एनर्जी को सिनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, ये सिनर्जाइज करना एक तरीके से वो एनवायरनमेंट का ही एक एक्सटेंशन हो गया। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि जो भी हमारे वेल विशर्स हैं या जो भी अपने एनर्जी के सोर्स हैं, तो उनसे हमें जितना हम उनसे कनेक्ट रहेंगे, जितना अपने आप को एक तरह से अलाइन रखेंगे, तो वो उतने ही ज्यादा पॉजिटिविटी हमेशा अपने को मिलेगा। तो सिनर्जाइज रहना और उनके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को कभी अलाइन करना भी नहीं चाहिए। बेसिकली वो बच्चे ये समझ पाते हैं कि हु आर देयर वेल विशर्स एंड दोस हु आर द पीपल विच आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो पहले तो हमें ये समझना है, पहचानना जरूरी है कि कौन हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है और कौन हमारा वेल विशर है। तो एक बार आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको अपने वेल विशर्स की बात को सुनना है, समझना है, अपनी स्टडीज को इस तरह प्लान करना है कि आप थोड़ा लेजर टाइम फैमिली के साथ भी निकाल पाएं, थोड़ा सा स्पोर्ट एक्टिविटी भी करें। लाइक ऐसा नहीं है हमेशा पढ़ते रहें, जस्ट आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें। बेसिकली अगेन फैमिली से मेरा मतलब है वेल विशर्स। अब हम आते हैं लास्ट हैबिट, जो कि हर किसी को करनी चाहिए आपको। यू शुड स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट। मेरे ख्याल से जितने भी हमने अभी डिस्कशन किया, उसमें सबसे जो बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अपना जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो हम अपने एकेडमिक्स पे, अपने सब्जेक्ट्स में डील करते हैं उसको। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने मेहनत भी जबरदस्त किया, उनकी सब्जेक्ट पे भी बढ़िया कमांड है, इवन टीचर्स भी उनको अच्छा हमेशा देखते हैं, लेकिन वो उतना रिजल्ट में उतने रैंक पे नहीं पहुंच पाए। दैट मीन्स वो सेलेक्ट हुए क्योंकि मेहनती थे, अच्छे थे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा ऑलराउंडर फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स कि वो खुश भी नजर आते हैं, वो पढ़ते भी बहुत अच्छा है
और हमेशा एक रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हर जगह ही अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर उनको आप स्पोर्ट्स में ले जाओ तो वहाँ पे भी वो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। उनको आप क्लास में लेके जाओ तो वहाँ पे भी वो आपको एक्टिव नजर आएंगे। तो ये जो एक्टिविटी और हैप्पीनेस फैक्टर है, शायद ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर आप हैप्पी हो दैट मीन्स कि आप मेंटली फिट हो, तो मेंटली फिटनेस के लिए आपको स्पोर्ट्स में एंगेज रहना चाहिए। अगर आपका कोई हॉबी है, इंडोर स्पोर्ट्स या आउटडोर स्पोर्ट्स, या आपका सिंगिंग में, म्यूजिक में कोई भी हॉबी है, तो उसको मेंटेन रखो। क्योंकि हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिव जब मेहनत कर रहे हैं तो दैट मीन्स की वो एनर्जी अगर हमने रिलीज नहीं किया तो कुछ टाइम बाद हम ये फील करेंगे कि यार हम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए। फिर हो सकता है कि कभी कभार बस्ट भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या मेंटल हेल्थ अपने आप में एक इशू है। तो सर मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अपन मेंटेन कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं दे ट्राई टू ईट समथिंग हेल्दी। ओके, जहाँ तक सर बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम हमें अपने स्पोर्ट्स के लिए, या अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कम से कम एक 30 मिनट की इवनिंग वॉक जरूर करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुश रहना चाहिए वॉट एवर बी द सर्कमस्टांसेस। देखिए, लाइफ है, प्रोसेस है आपका। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल 2 साल की तैयारी है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट दे नो, जो सक्सेसफुल बच्चे हैं वो जानते हैं स्माइलिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्शन ऑफ द डे। सो आप ऑलवेज स्माइल करें, खुश रहें, तो सब कुछ अच्छा होगा। सर बहुत जबरदस्त बात बताया आपने। क्योंकि अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट ऑलमोस्ट एक सही ट्रैक पे वैसे ही हैं। क्योंकि स्माइलिंग फेस जो है वो बहुत सारी एनर्जी को खुद भी फील करता है, और एक स्माइलिंग फेस कहीं ना कहीं पूरे क्लास का या अपने आसपास के सारे क्राउड का एनवायरनमेंट Yes, बदल भी देता है। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि शायद ये वो चीज हो सकता है जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए। ये शायद उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाए जितना कहीं ना कहीं हम अपने एकेडमिक्स में वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज हमने आपके साथ कुछ हैबिट्स डिस्कस की, प्लीज़ इन्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सो वी बोथ ऑफ अस विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।